चलिए शुरू करते हैं सेशन को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 17 मार्च के सभी करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन आराम से नोट कीजिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड है सारे के सारे क्वेश्चन, तो एंड तक सेशन को आराम से देखिएगा। एंड तक सेशन में बने रहिए। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। चेकआउट कीजिए क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को, वहां पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो दोनों को कलेक्ट कीजिए। आइए हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने वाला है। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, 98th ऑस्कर अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 98th ऑस्कर अवार्ड अनाउंस किए जा चुके हैं 2026 के, और इसमें बेस्ट फिल्म का जो ऑस्कर अवार्ड है यह दिया गया वन बैटल आफ्टर अनदर को। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। देखिए, ये जो फिल्म समारोह है ना, यूएसए में आयोजित किया जाता है, वर्ल्ड में लोकप्रिय है और यूएसए में इसका आयोजन किया जाता है। यूएसए के लॉस एंजलिस में डॉल्बी थिएटर में इस बार इसका आयोजन किया गया 15 मार्च को। 98th एकेडमिक अवार्ड है। एकेडमिक अवार्ड को ही ऑस्कर अवार्ड के नाम से जाना जाता है। अब इस अवार्ड में सबसे ज्यादा जो नॉमिनेशन है ना, वो सिनर्स नाम की मूवी को दिए गए थे। 16 अलग अलग कैटेगरी में इसको नॉमिनेशन मिले थे, लेकिन यह मूवी जीती है 4 ऑस्कर अवार्ड। और सबसे ज्यादा ऑस्कर जीतने वाली मूवी है वन बैटल आफ्टर अनदर। तो ये जो मूवी है वन बैटल आफ्टर अनदर, ये 6 ऑस्कर इसको दिए गए। और वहीं पर हम सिनर मूवी की बात करते हैं, जिसने सबसे ज्यादा नॉमिनेशन तो लिए, लेकिन इसने ऑस्कर कितने जीते? 4 ऑस्कर जीते हैं। तो बेसिक चीज क्लियर हो जाती है। यहां पर यह पता होना चाहिए कि 98th ऑस्कर अवार्ड डॉल्बी थिएटर में आयोजित किए गए, इसको होस्ट किसने किया है? तो होस्ट किया है कोनान ओब्रायन ने, एक कॉमेडियन है हॉलीवुड के, इन्होंने इसको होस्ट किया। अब मेन कैटेगरी तो आपको पता चल गई बेस्ट फिल्म की। हम अदर कैटेगरीज जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं उनकी भी एक बार बात कर लेते हैं। पीडीएफ ले लेना, जरूरत पड़ेगी, यहां पर आपको एक बार में ये याद नहीं होंगे, तो पीडीएफ में से एक बार इनको देख लीजिएगा, वहां से आप पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। बेस्ट पिक्चर ये हो गई वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो इसी मूवी के डायरेक्टर हैं पॉल थॉमस एंडरसन, इनको दिया गया बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर अवार्ड। बेस्ट एक्टर की बात करें तो माइकल बी जॉर्डन सिनर्स मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो जेसी बॉकले, जो कि हेमनेट मूवी की एक्ट्रेस है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो ये ऑटोमन ड्यूराल्ड आर्कापॉ को दिया गया, ये नाम है पर्टिकुलर सिनर्स मूवी के लिए, इनको बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड दिया गया। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म की बात करें तो कैपॉप डेमोन हंटर्स नाम की मूवी को दिया गया। इसके अलावा बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ये पूछी जा सकती है, सेंटिमेंटल वैल्यू को दिया गया, नॉर्वे की मूवी है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवी की बात करें तो ऑल द एम्पटी रूम्स को दिया गया। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट मूवी की बात करें तो द गर्ल्स हु क्राइड पियर्स को दिया गया। बेस्ट कास्टिंग ये एक नई कैटेगरी है, इसी बार ऐड हुई है, तो आपको पता होना चाहिए, नई कैटेगरी है बेस्ट कास्टिंग की। यह दिया गया कैसेंड्रा कुलुकुंडिस को, जो कि वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी के जिन्होंने कास्टिंग की है, उनको यह अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो ये जो मेन कैटेगरीज हैं जो पूछी जा सकती है, वैसे तो और भी काफी सारी कैटेगरी थी, लेकिन यहां पर हमने केवल उनको डिस्कस किया है जो हमें कभी एग्जाम में देखने को मिल सकती है। ओके, ठीक है। वन बैटल आफ्टर अनदर 6 ऑस्कर जीते हैं सबसे ज्यादा, बेस्ट पिक्चर का, बेस्ट डायरेक्टर का, बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट फिल्म एडिटिंग और बेस्ट कास्टिंग, जो कि नई कैटेगरी है। तो ये सबसे ज्यादा अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर को दिए गए। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत की गई थी सबसे पहली बार 1929 में। 1929 से ये दिए जा रहे हैं। इस बार ये 98th ऑस्कर अवार्ड है। एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं यूएसए में। ठीक है, इंडिया में अगर हम ऑस्कर अवार्ड का हिस्ट्री देखते हैं, मेन की बात करते हैं, पहले तो ये कि ऑस्कर अवार्ड में जो ट्रॉफी दी जाती है वो गोल्डन ट्रॉफी होती है। एक व्यक्ति है जो कि फिल्म रील पर खड़ा होता है। ठीक है, इस अगर हाइट देखते हैं हम इस ट्रॉफी की, तो 13.5 इंच लंबी ये ट्रॉफी देखने को मिलती है, जिसका वजन 4 किलोग्राम तक होता है। ओके, और 24 कैरेट जो गोल्ड है उसकी कोटिंग की जाती है इसके ऊपर।
यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि ये ट्रॉफी जो है ना वो कोई भी व्यक्ति बेच नहीं सकता कहीं पर जाकर। अगर उसे वापस देना है तो ये वापस एकेडमी को ही दी, जो ऑस्कर को जो अवार्ड देती है एकेडमी, इसी को वापस देना पड़ेगी ये ट्रॉफी, अगर किसी को बेचना है, और $1 ही उसका मिलेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया से ऑस्कर विनर की बात करते हैं तो भानु अथैया, 1983 में इनको ऑस्कर दिया गया था बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का, गांधी मूवी को। इसके अलावा रिसुल पोकुट्टी, इनको 2009 में ऑस्कर दिया गया था बेस्ट साउंड मिक्सिंग का, स्लम डॉग मिलीनियर, और इसी मूवी के लिए बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर दिया गया था AR रहमान को 2009 में। फिर 2023 में MM किरावनी और चंद्र बोस को दिया गया ऑस्कर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, RR की नाटू नाटू सॉन्ग के लिए। गुनित मोंगा और कार्तिकी गोंसाल्विस को ऑस्कर दिया गया था बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में, द एलिफेंट विस्पर्स नाम की इनकी शॉर्ट मूवी थी। सत्यजीत रे को 1992 में ऑस्कर का जो ऑनरेबल अवार्ड है वो दिया गया था इंडिया में, इंडियन थे। तो ये अदर ऑस्कर अवार्ड है, याद रखिएगा, PDF में से पढ़ लेना, इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था। आगे बढ़ेंगे। BCCI नमन अवार्ड 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेंस का पॉली उमरीगर अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो देखिए, ये पॉली उमरीगर अवार्ड है, BCCI ने अपने एनुअल अवार्ड अनाउंस किए हैं 2025 के परफॉर्मेंस के आधार पर। इसमें बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर का जो पॉली उमरीगर अवार्ड है ये मेंस कैटेगरी में दिया जाता है, ये दिया गया है शुभमन गिल को, आंसर बी। ठीक है, तो शुभमन गिल को दिया गया पॉली उमरीगर अवार्ड। काफी सारी कैटेगरीज हैं यहां पर भी, मेन कैटेगरीज यहां पर भी मैं आपको बता देता हूं। तो अवार्ड किसका है? BCCI का है। हर साल लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस के आधार पर BCCI अवार्ड देता है। तो अभी अवार्ड दिए गए हैं 2025 के परफॉर्मेंस के आधार पर। अब पॉली उमरीगर अवार्ड किसी बेस्ट प्लेयर मेल को दिया जाता है, तो यह दिया गया शुभमन गिल को। इसके अलावा बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर विमेन का जो अवार्ड है यह स्मृति मंधाना को दिया गया। इसके बाद CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को, दो लोगों को दिया गया है। BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर विमेन दिया गया मिताली राज को। एक बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू मेन का अवार्ड दिया गया हर्षित राणा को, और बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू विमेन का अवार्ड दिया गया श्री चरणी। हाईएस्ट वनडे रन सबसे ज्यादा विमेन कैटेगरी में स्मृति मंधाना के थे 1311 रन, और हाईएस्ट वनडे विकेट विमेन की बात करें तो दीप्ति शर्मा को दिए गए 37 विकेट इन्होंने लिए थे। तो ये BCCI के अवार्ड हैं, याद रखिएगा। भारत में क्रिकेट को रेगुलेट करने वाला बोर्ड है BCCI, स्थापना 1928 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलता है मुंबई में। और मिथुन मनहास वर्तमान में BCCI के प्रेसिडेंट के पद पर हैं, ये कुछ समय पहले ही अपॉइंट हुए हैं, लास्ट ईयर। वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट पूछे जाते हैं, इनको याद रख लिएगा, ये कौन है? मिथुन मनहास। आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे आप सभी को बता देता हूं। आप सभी करंट अफेयर के 1000 इंपॉर्टेंट MCQs के PDF को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको लास्ट 1.5 साल के 2025 और 2026 के अभी तक के टॉप 1000 करंट अफेयर के MCQ विथ डिटेल एनालिसिस यहां पर आपको मिल जाएंगे। तो बायलिंगुअल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी कंटिन्यू आपकी एग्जाम्स आ रही है 2026 में, काफी स्टेट्स में एग्जाम है, सेंट्रल में जैसे NTPC के एग्जाम है और अदर SSC की एग्जाम है, तो सभी में आपको करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से देखने को मिलेंगे। तो एक बार इसे लास्ट टाइम रिवीजन के तौर पर आप इसे ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बहुत काम आएगा। एग्जाम में आपके अधिकतर करंट अफेयर के क्वेश्चन यहीं से आने वाले। तो काफी अफोर्डेबल प्राइस में ये अभी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर आप क्लिक कीजिए और डायरेक्ट इसे अवेल कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। डन, आगे बढ़िए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में किस स्वतंत्रता सेनानी की 58 फीट ऊंची ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ सैक्रिफाइस का अनावरण किया है? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में, जो कि कैपिटल है, वहां पर आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू का अनावरण किया है जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ सैक्रिफाइस। और ये जो स्टैच्यू है ना, ये पोटी श्री रामाल्लू राजू का है। आंसर हो जाएगा आंसर बी।
अगर हम रामल्लू राजू की बात करते हैं, श्री रामल्लू राजू बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर है। अगर आपको पता हो तो भाषा के आधार पर इंडिया का जो पहला राज्य बना था ना, वो रामल्लू राजू के योगदान के कारण बना था। और वो राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश राज्य। तो रिसेंटली स्टेच्यू ऑफ सैक्रिफाइस, इसका नाम क्या रखा गया है? पोटी श्री रामल्लू राजू का जो स्टेच्यू है, इसका नाम है स्टेच्यू ऑफ सैक्रिफाइस। अनावरण 16 मार्च को किया गया क्योंकि यह पोटी श्री रामल्लू राजू की जयंती है, 16 मार्च को। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के गठन में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, यहां तक कि अपना जीवन का बलिदान दिया था श्री रामल्लू राजू ने, इसलिए काफी फेमस है आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, पूजा जाता है। 58 फीट ऊंची इनकी ब्रॉन्ज स्टेचू का अमरावती में अनावरण किया गया है। और स्टेचू का नाम मत भूलना, स्टेचू ऑफ सैक्रिफाइस, क्योंकि अपने जीवन का सैक्रिफाइस किया इन्होंने आंध्र प्रदेश को बनाने के लिए। इनका जन्म मद्रास, जो कि वर्तमान में चेन्नई का एरिया है, पहले क्या था, जहां आज हम तमिलनाडु देख रहे हैं ना, वो मद्रास रीजन था पूरा। और जो तेलुगु भाषी आज हम स्टेट देख रहे हैं, वो कभी मद्रास का पार्ट था, अधिकतर पार्ट मद्रास का था। तो क्या होता है कि तेलुगु बेल्ट पर जो तेलुगु भाषी है वो अलग स्टेट की डिमांड करते हैं, जिनको लीड किया था पोटी श्री रामल्लू राजू ने। ठीक है, तो इनका जो जन्म है ना, वो मद्रास का है। 16 मार्च 1901 में जन्म हुआ था, मृत्यु 15 दिसंबर 1952 में हुई थी। स्वतंत्रता सेनानी, बहुत ही फेमस। जब भारत आजाद हुआ उसके बाद क्या है, भाषा के आधार पर स्टेट के गठन की मांग तेज होती है। अलग अलग स्टेट ये डिमांड कर ही रहे थे, लेकिन वहां पर क्या होता है, तेलुगु बेल्ट पर वहां के जो तेलुगु एक बहुत ही फेमस लीडर होते हैं, जिनका नाम है पोटी श्री रामल्लू राजू, ये अनशन पर बैठ जाते हैं कि हमको एक अलग स्टेट दिया जाए तेलुगु भाषा के आधार पर। और 58 दिन के अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है अनशन पर। तब तेलुगु बेल्ट पर हालात बिगड़ने लगते हैं, हिंसा की स्थिति आ जाती है। तब आगे चलकर भारत के जो उस वक्त पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, वो अनाउंस कर देते हैं कि हम तेलुगु भाषा के आधार पर एक अलग स्टेट बनाएंगे। तो इनकी मृत्यु के बाद जो आंदोलन होता है ना, उसी के बाद पहली बार 29 दिसंबर 1952 को अनाउंस करते हैं जवाहरलाल नेहरू कि आंध्र प्रदेश राज्य बनाया जाएगा भाषा के आधार पर। और फाइनली 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य बनता है, स्वतंत्र भारत का भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य इतिहास में। कौन? आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953। और जब आगे चलकर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया 1956 में, तो उसके आधार पर 1 नवंबर 1956 को ये पहले आंध्र स्टेट था, ये आंध्र प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, तो ये भाषा के आधार पर पहला राज्य जिसका योगदान जाता है पोटी श्री रामल्लू राजू को। तो इन्हीं की प्रतिमा है स्टेच्यू ऑफ सैक्रिफाइस के नाम से, जो कि आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित की गई। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 2026 के विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित की है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? तो रिसेंटली जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, उसने भारत में 4 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी, मतलब टोटल 5 राज्य और यूटी में विधानसभा चुनाव की जो डेट है उनको अनाउंस किया है। 2026 में 5 राज्यों में अभी 4 राज्यों और 1 यूटी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं अप्रैल मंथ में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में नेशनल इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। नेशनल इलेक्शन कमीशन को पावर दिया गया है, नेशनल इलेक्शन कमीशन भारत में चुनाव का संचालन करेगा, उनकी तिथियों का अनाउंस करेगा, रिजल्ट अनाउंस करेगा, ये सारे काम नेशनल इलेक्शन कमीशन को दिए गए हैं आर्टिकल 324 के तहत। तो एक संवैधानिक संस्था है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी 4 राज्य और यूटी कौन जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं, तो इस साल वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम और पौंडीचेरी, इसमें पौंडीचेरी है यूनियन टेरिटरी। तो 4 राज्य और 1 यूटी में होने वाले हैं इलेक्शन। असम, केरला और पौंडीचेरी, यहां पर 9 अप्रैल को इलेक्शन होंगे सिंगल फेज में। फिर तमिलनाडु की बारी आती है, 23 अप्रैल को यहां पर इलेक्शन होंगे सिंगल फेज में। और फिर वेस्ट बंगाल के जो इलेक्शन है 2 फेज में होंगे। पहले फेज में 152 सीटों पर चुनाव होगा और दूसरे फेज में 142 सीटों पर चुनाव होगा। और सभी स्टेट इलेक्शन अलग अलग हो गए, जो रिजल्ट है ना वो आएगा 4 मई को, सबका एक साथ। तो 4 मई को रिजल्ट है,
4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इंडिया में लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्य में जो स्टेट असेंबली होती है, राज्य की विधानसभा, उसके इलेक्शन की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में नेशनल इलेक्शन कमीशन का उल्लेख है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ओके, स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 में पहली बार। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, क्योंकि 25 जनवरी को नेशनल इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी, इसीलिए इंडिया में नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। डन। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है? इंडिया में नेशनल टीकाकरण दिवस या राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यह आयोजित किया जाता है किस मिनिस्ट्री के द्वारा? तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन आयोजित करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस को आयोजित करवाता है। अच्छा, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आयोजित कब किया जाता है? तो यह आयोजित किया जाता है नेशनल वैक्सीनेशन डे हर साल 16 मार्च को। अगर हम इतिहास में जाते हैं तो 16 मार्च को 1995 में पहली बार इंडिया में ओरल पोलियो वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। पहली बार जो ओरल पोलियो की वैक्सीन पिलाते हैं वो पहली बार शुरू हुआ था वैक्सीनेशन 16 मार्च 1995 में। यह भारत में पल्स पोलियो अभियान या कार्यक्रम की शुरुआत थी। इंडिया में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 1995 में। तो 16 मार्च को क्योंकि पहली ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाई गई थी, इसीलिए 16 मार्च को जो डेट है वो नेशनल वैक्सीनेशन डे उस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा यह आयोजित किया जाता है हर साल। ग्लोबल इनिशिएटिव देखिए तो WHO ने 1988 में ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव की शुरुआत की थी। सबसे पहली बार पोलियो उन्मूलन प्रोग्राम या इनिशिएटिव शुरू किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1988 में। इसका उद्देश्य था पूरे वर्ल्ड से पोलियो का पूरी तरीके से उन्मूलन करना, खत्म करना। और इंडिया में 1995 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 1976 में स्थापित हुआ। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और श्री JP नड्डा यूनियन मिनिस्टर है इस मिनिस्ट्री के। लोकसभा में पेश किया गया ट्रांसजेंडर पर्सन्स अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं सही रहेगा, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026 किस अधिनियम में संशोधन के लिए लाया गया है? तो लोकसभा में एक बिल लाया गया है ना, जो कि ट्रांसजेंडर जो लोग हैं उनके अधिकारों की बात करता है। ये एक पुराने एक्ट में संशोधन करेगा जिसका नाम है ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019। तो पहली बार ये एक्ट लाया गया था ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों के लिए 2019 में, और अब इसमें संशोधन के लिए 2026 का एक्ट लाया गया है। अभी ये लोकसभा में रखा गया है, काफी सारे चेंजेस किए गए हैं, पुराने जो एक्ट है उसमें काफी सारा संशोधन किया गया है। तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने इस बिल को लोकसभा में रखा है। उद्देश्य इंडिया में जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके अधिकारों की सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके। इसी उद्देश्य से जो पहला एक्ट था ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 में लाया गया था, और अब इसमें कुछ संशोधन किए जाएंगे जो कि 2026 का एक्ट है। तो यह जो कानून है ट्रांसजेंडर लोगों को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ और पब्लिक प्लेसेस पर डिस्क्रिमिनेशन को प्रतिबंधित करता है। जो भी भेदभाव ट्रांसजेंडर्स के साथ होता है देश में, उनको खत्म करने के लिए 2019 में एक्ट लाया गया था, और अब उसी में संशोधन किया जाएगा 2026 में। तो काफी सारी चीजें चेंज की जाएगी, हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि हमसे पूछा नहीं जाएगा। तो बस इतना याद कर लेना कि पहला जो एक्ट है वो 2019 का है, और अब जो संशोधन है वो 2026 का है। MP बिरला मेमोरियल अवार्ड 2026 किस वैज्ञानिक को प्रदान किया गया? MP बिरला मेमोरियल अवार्ड 2026, इस साल यह अवार्ड दिया गया है यशवंत गुप्ता को। आंसर हो जाएगा आंसर भी। तो MP बिरला मेमोरियल अवार्ड 2026 यशवंत गुप्ता को दिया गया।
अगर यशवंत गुप्ता की बात करते हैं तो बहुत ही फेमस इंडियन खगोल भौतिकीविद है यशवंत गुप्ता, ठीक है ना। एमपी बिरला प्लेनेटेरियम कोलकाता, जो कि कोलकाता की एक संस्था है, उसके द्वारा इनको यह अवार्ड दिया गया, एमपी बिरला मेमोरियल अवार्ड। यशवंत गुप्ता वर्तमान में नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च पुणे में डायरेक्टर के पद पर है। और ये जो अवार्ड है इन्हें एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में जो इनका योगदान है यशवंत गुप्ता का, इसलिए दिया जा रहा है। तो जो संस्था यहां पर आई है एमपी बिरला प्लेनेटेरियम, कोलकाता की एक संस्था है, ठीक है ना, कोलकाता में काम करती है। यह संस्था एस्ट्रोनॉमी, खगोल भौतिकी मतलब एस्ट्रोफिजिक्स, इस क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्तियों को, जो वैज्ञानिक है, उनको सम्मानित करने के लिए एक अवार्ड निकालती है, और वही अवार्ड है एमपी बिरला मेमोरियल अवार्ड। तो इसकी शुरुआत अवार्ड की 1993 में की गई थी। उद्देश्य आपको समझ में आ गया, एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में किसी साइंटिस्ट ने योगदान दिया हो तो उसको दिया जा सकता है, और यह अवार्ड 2 साल में एक बार दिया जाता है। इस बार 2026 में किसको दिया गया? यशवंत गुप्ता को। यह दिया गया है 2025 के लिए, लेकिन 2026 में अभी दिया गया। ओके, सबसे पहली बार 1993 में जब यह शुरू किया गया था, तब यह जयंत वी नार्लिकर को दिया गया था एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए। 2011 में यह अवार्ड एपीजे अब्दुल कलाम को दिया जा चुका है, जो कि भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके, और 2025 के लिए यशवंत गुप्ता को दिया गया, प्रोफेसर यशवंत गुप्ता। आगे चलें। हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ है, इलेक्शन डेट अनाउंस की गई है। तो इसी क्रम में पश्चिम बंगाल में हाल ही में नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किए गए हैं, ये हैं दुष्यंत नारियाला। तो दुष्यंत नारियाला ये नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए पश्चिम बंगाल राज्य के। अभी तक नंदिनी चक्रवर्ती इस पद पर थी, पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थी, और अब सीनियर आईएएस ऑफिसर दुष्यंत नारियाला को राज्य का नया चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वेस्ट जो बंगाल है उसमें टोटल 294 सीट्स हैं। 2 फेज में यहां पर इलेक्शन होंगे, 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को, और फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कब? 4 मई को। तो इसी क्रम में नए चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल में बने दुष्यंत नारियाला। देखिए, चीफ सेक्रेटरी की बात करें ना, तो ये राज्य में जो मुख्यमंत्री होते हैं ना, उनके प्रधान या मुख्य सलाहकार के रूप में काम करता है। मतलब जो चीफ मिनिस्टर है उनके मुख्य एडमिनिस्ट्रेटिव कंसल्टेंट के रूप में काम करता है, मुख्य सलाहकार, प्रशासनिक सलाहकार आप इनको बोलते हो। और भारत राज्य में जितने भी विभाग होते हैं, उनके जो विभागों के सचिव होते हैं, उनका समन्वय भी करने का काम मुख्य सचिव का होता है। ऑल ओवर मुख्यमंत्री जो भी काम करता है, उनको सलाह देने की जिम्मेदारी मुख्य सचिव की होती है। ओके, तो मोस्ट सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं ये। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल की बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो अगर किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है ना, तो मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी के पावर काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर ये राज्यपाल के एजेंट के रूप में काम करते हैं, और पूरे राज्य की जो प्रशासनिक जिम्मेदारी है, जो कि एक मुख्यमंत्री के पास होना चाहिए, वो पूरी प्रशासनिक जिम्मेदारी जो होती है ना, वो चीफ सेक्रेटरी के हाथ में आ जाती है। हालांकि ये गवर्नर के एजेंट के रूप में काम करते हैं, गवर्नर के निर्देश पर फिर भी काफी पावर होल्ड करते हैं उस वक्त जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल लगा हो। वेस्ट बंगाल 2 बार आ गया है क्वेश्चन में अलग अलग, तो हम बात कर लेते हैं। इसकी कैपिटल है कोलकाता। ममता बनर्जी वर्तमान में सीएम है, 8वीं सीएम है वेस्ट बंगाल की। यहां पर विधानसभा की सीटें हैं 294, जिस पर इलेक्शन होने। 42 लोकसभा की सीटें हैं वेस्ट बंगाल में, और 16 राज्यसभा की सीटें देखने को मिलती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम के दूसरे संस्करण की घोषणा की है। यह योजना मुख्य रूप से किसके उत्थान के लिए शुरू की गई थी? तो रिसेंटली जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने स्टैंड अप इंडिया स्कीम के दूसरे एडिशन की घोषणा की कि इसका दूसरा एडिशन शुरू किया जाएगा। लास्ट ईयर ये स्कीम खत्म हो गई थी। जो पुरानी स्कीम है ना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये लास्ट ईयर खत्म हो गई थी। बात करेंगे, ये जो स्कीम है इंडिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो महिला एंटरप्रेन्योर है, जो महिला उद्यमी है,
उनके उत्थान के लिए शुरू की गई थी। तो आंसर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। SC/ST और विमेन एंटरप्रेन्योर के उत्थान के लिए शुरू किया गया था इंडिया में स्टैंड अप इंडिया स्कीम को, और यह सबसे पहली बार लाई गई थी स्कीम 2016 में। 5 अप्रैल 2016 में लाई गई थी स्टैंड अप इंडिया स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता था, नियंत्रित किया जाता था। ये लास्ट ईयर खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया है, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने अनाउंस किया है कि SC/ST और विमेन एंटरप्रेन्योर जो हैं उनके लिए क्रेडिट ऋण प्रदान करने के लिए वापस से शुरू किया जाएगा स्टैंड अप इंडिया स्कीम को। दोनों का उद्देश्य सेम है, पुरानी जो पहली आई थी उसका भी उद्देश्य वही था। SC/ST और विमेन जो एंटरप्रेन्योर है उनको इकोनॉमिकली उन्हें एम्पावर करना, एम्पावरमेंट देना, यह उद्देश्य था। और व्यवसाय शुरू करने के लिए इन सभी को बैंक लोन दिया जाता है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत, क्रेडिट ऋण। ओके, तो बैंक लोन दिया जाता है इस स्कीम के तहत। कितना? 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का बैंक लोन दिया जाता है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ठीक है, अब देखिए ये जो स्कीम है ना, इसमें भारत में जितने भी बैंक ब्रांचेस है, अलग अलग बैंकों, जितनी भी बैंक ब्रांचेस है, हर बैंक ब्रांच में ये इंस्ट्रक्शन था कि कम से कम एक SC/ST और एक महिला उद्यमी को लोन देना ही पड़ेगा, कम से कम है। तो इंडिया में जितनी ब्रांचेस है, कम से कम एक SC/ST और एक विमेन जो एंटरप्रेन्योर है उनको लोन देना पड़ेगा, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का। ठीक है, और ये इसको चुकाने की अवधि सेट की गई थी 7 साल की, कि 7 साल में ये लोन चुका सकता है जो भी ले रहा है, जिसको भी दिया जा रहा है। तो ये प्रावधान पुराने वाली जो स्कीम है उसमें थे, नए जो उद्यम है ना उन्हें स्थापित करने के लिए थे, जो रनिंग चल रहे उनके लिए नहीं। मतलब जो नए सिरे से ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है उनके लिए ये ऋण की व्यवस्था थी। अब जो पुरानी तो खत्म हो गई पिछले साल, अब जो सेकेंड उसका एडिशन शुरू होगा उसमें जब आ जाएगा ऑफिशियली गजेटरी में, तब हम उसकी बात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, मतुआ धर्म मेला मुख्य रूप से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? भारत में मतुआ धर्म मेला, इसका आयोजन किया जाता है वेस्ट बंगाल राज्य में। मतुआ धर्म मेला कहां पर? वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में एक नगर है ठाकुर नगर, यहां पर मतुआ कम्युनिटी, जो कि इंडिया में नॉर्मली वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है और बांग्लादेश में इनकी संख्या देखने को मिलती है ना, दलित हिंदू कम्युनिटी है। तो बांग्लादेश में, और उधर बांग्लादेश में और इधर वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा है। पूर्वोत्तर के भी कुछ राज्यों में छोटी छोटी आबादी है, लेकिन स्पेशली सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल के ठाकुर नगर में मतुआ धर्म मेला आयोजित करवाया जाता है मतुआ कम्युनिटी के द्वारा। तो ठाकुर नगर मतुआ कम्युनिटी का रिलीजियन सेंटर है, और यहीं पर मतुआ कम्युनिटी है वो रिलीजियन इवेंट का आयोजन करती है। मतुआ महासंघ, जो ये रिलीजन की कम्युनिटी है ना, ये जो कम्युनिटी है मतुआ कम्युनिटी, इसे मतुआ महासंघ के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हीं के द्वारा आयोजित किया जाता है मतुआ धर्म मेला। एक्चुअल में एक मतुआ कम्युनिटी की शुरुआत करने वाले एक बहुत ही फेमस इनके व्यक्ति हैं हरिचंद्र ठाकुर, इनकी जयंती पर आयोजित किया जाता है मतुआ धर्म मेला। हरिचंद्र ठाकुर जो ठाकुर है, इस बार उनकी 215वीं जयंती थी 2026 में। तो इसी उपलक्ष्य में मतुआ धर्म मेला वेस्ट बंगाल में मतुआ कम्युनिटी के द्वारा आयोजित किया गया। बंगाली हिंदू रिलीजन सोशल कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी है बंगाली हिंदुओं की, जो कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में देखने को मिलती है। तो इन कम्युनिटी ने ही मतुआ महासंघा, जिस कम्युनिटी का नाम है, इन्होंने ही हरिचंद ठाकुर की जयंती पर शुरू किया था मतुआ धर्म मेले को। तो वेस्ट बंगाल में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर 17 मार्च के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस किए, एक एक फैक्ट को समझा। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। चलें। भारत का पहला पोर्ट कौन सा बना जिसने डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो भारत का पहला पोर्ट जिसने डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव को लॉन्च किया वीओ चिदम्बरनार पोर्ट है। हाल ही में चर्चा में रहा खर्ग द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? तो यह देखने को मिलता है पर्शियन गल्फ में। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया? तो यह प्राप्त किया है इंडिया ने।
भारत के 94 शतरंज ग्रैंड मास्टर और पूर्वोत्तर भारत से पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? मयंक चक्रवर्ती। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया हर वर्ष कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 15 मार्च को। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत टेक्स 2026 का शुभारंभ किया। इसके तहत मेगा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट कहां आयोजित किया जाएगा? तो यह है नई दिल्ली। 12th एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो इसका आंसर भी नई दिल्ली था। हाल ही में अरक्कू कौनी नामक पहला ट्राइबल मिलेट बेस्ड फूड मेन्यू किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया कहां पर? आंध्र प्रदेश राज्य में। हाल ही में चर्चा में रहा फसई किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है? तो यह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत लॉन्च किया गया या स्थापित किया गया था। केंद्र सरकार ने लद्दाख के प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत की गई नजरबंदी को रद्द कर दिया है। एनएसए किस वर्ष लागू किया गया था इंडिया में? तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लागू किया गया था इंडिया में 1980 में। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के रिवाइज हो गए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देख लें। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन क्रिकेट के किस फॉर्मेट में किया जाता है? तो ये T20 फॉर्मेट है, डोमेस्टिक इवेंट है इंडिया का। भाखड़ा नंगल डैम किस नदी पर बनाया गया? तो यह सतलज रिवर पर स्थित है भाखड़ा नंगल, हिमाचल प्रदेश। और कुछ हिमाचल प्रदेश में भी इसका एक डैम है भाखड़ा और एक डैम है पंजाब में, तो बाउंड्री पर देखने को मिलता है भाखड़ा नंगल सतलज नदी पर। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्यों में फैला हुआ है? तो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के ट्राइंगल पर देखने को मिलता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला तो सिंपल है, रोज ही पढ़ रहे हो। हॉर्मुज स्ट्रेट किन्हें आपस में जोड़ता है? दो वाटर बॉडी की बात हो रही है यहां, तो किन्हें आपस में जोड़ता है? माउंट कॉस्यूस्को किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट कॉस्यूस्को। ठीक है। नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों के आंसर कमेंट में कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। आप एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिएगा, पीडीएफ ले लेना, आपको जरूरत पड़ेगी बीसीसीआई और ऑस्कर अवार्ड के लिए। इसके अलावा करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर में अगर आपको ऐसी दिक्कत आती है जहां पर आपको पढ़ने की जरूरत है तो आप ई बुक ज्वाइन करो, ओएसएस कलेक्शन को ज्वाइन करो, वहां पर आप टेस्ट भी लगा पाओगे। करंट अफेयर के क्विज भी लगा सकते हो, टेस्ट भी लगा सकते हो। तो करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन वहां पढ़ लिया ना, तो उसके बाद इंडिया की किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर आपका बाहर नहीं जाएगा। तो उसे भी ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी भी लिंक दे दूंगा और क्रेजी जिकेटर के एप्लीकेशन पर भी वो आपको मिल जाएगा। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।